हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के दूसरा चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों उसने कहा था, और जिसके लेखक जी हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो दोस्तों आज हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इसका दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 2 मिल जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिखित उसने कहा था। तो दोस्तों इसमें आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम पास करते हुए आज का क्लास देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सफलता की चिंता किस लिए करेंगे। देखिए दोस्तों, मेहनत अच्छा डायरेक्शन में कीजिएगा तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। आपका माइंड सेटअप जो है, जो आप सोचते हैं वो पॉजिटिव रहना चाहिए। समझ गए ना। चलिए दोस्तों, चलिए उतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इसके लिखे हुए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा जितना हो सके उतना, क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड है, कहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। ये पूछे तो जाने की संभावनाएं बने रहती हैं, क्योंककि लेखक महोदय जी के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। हमारे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उसका जो जन्म हुआ था, यानी कि पवित्र भूमि पर आगमन हुआ था, आए थे, तो उस तिथि का नाम था दोस्तों 7 जुलाई 1883 ईस्वी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका निधन। देखिए दोस्तों, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, यानी कि कब यह चल बसे, धरती पे से कब इसका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों उस तिथि का नाम था 12 सितंबर 1922 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो निधन हुआ था, डेथ हुआ था, मृत्यु हुआ था, उस तिथि का नाम था 12 सितंबर 1922 ईस्वी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं जन्म स्थान। देखिए दोस्तों, जन्म स्थान का अर्थ होता है कि आपका घर कहाँ है, यानी कि किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, किस जगह पर रहते हैं, उस स्थान, उस जगह का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो उस जगह का नाम है दोस्तों, उस पवित्र भूमि का नाम है जयपुर। जयपुर तो सभी जानते होंगे क्योंकि राजस्थान में है। चलिए दोस्तों, नहीं भी जानते हैं तो याद रखेगा जयपुर, जो कि राजस्थान में है। चलिए मूल निवास। देखिए मूल निवास का अर्थ होता है कि कहीं पे आप रहते थे, फिर बाद में वहां से ट्रांसफर हो गए और वहां पे रहे। तो दोस्तों जो जन्म स्थान इसका जयपुर राजस्थान है, और मूल निवास जहाँ पे है अपना रहते थे। और मूल निवास का एक सिंपल भाषा में समझिए, मूल निवास यानी कि कहीं पे आप रहते थे, वहां से कहीं नई जगह पे गए तो वो तो मूल निवास हो गया। जहां पे आप पुराने जगह पे रहते थे तो वो आपका हो गया मूल निवास, यानी कि जहां पे आप पहले रहते थे वो मूल निवास हो गया, और जहां आप गए वो नए स्थान हो गए। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं पिता। देखिए दोस्तों, इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। इसके माताजी का तो नाम नहीं दिया हुआ। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम जी। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसके शिक्षा कब प्रारंभ हुआ और कब खत्म हुआ। चलिए इसके बारे शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। हमारे चंद्रधर शर्मा के शिक्षा में क्या क्या अभिरुचि थी, क्या क्या इन्होंने पढ़े, क्या क्या किए। चलिए देख लेते हैं। बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में दोस्तों इन्होंने संस्कृत की शिक्षा अपना हासिल किए। चलिए आगे देख लीजिए। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से कर्मचारी एंट्रेंस की मैट्रिक। देखिए दोस्तों 1899 ईस्वी में इन्होंने, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हमारे हैं, उसने कहा था कि लेखक के महोदय जी। चलिए तो ये इसके जो है इलाहाबाद कोलकाता के जो है विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने एंट्रेंस तथा मैट्रिक के एग्जाम दिए, अपना पास किए। चलिए जो भी किए, लेकिन एंट्रेंस तथा मैट्रिक किए वहीं से, इलाहाबाद कोलकाता से, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ है कि 1901 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इन्होंने इंटरमीडिएट यानी कि इंटर का जो एग्जाम होते हैं, जैसे आप 12th में पढ़ते हैं, तो इसी तरह जो मतलब यही हो गया, आप पूरा 11th 12th को मिला के इंटरमीडिएट कहा जाता है। मतलब इंटर आप कहते हैं ना किस क्लास में, इंटर में भैया। चलिए तो यही हो गया आपका इंटरमीडिएट, यानी कि इन्होंने
1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट किया, मतलब इंटर का एग्जाम दिए। चलिए इंटर के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। चलिए आगे देख लेते। 1930 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। दोस्तों 1903 ईस्वी, याद रखिएगा 1903 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। मतलब जो है दोस्तों 1903 ईस्वी जो है, तो दोस्तों उसी ईस्वी में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने बीए का भी अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिए। चलिए विधि देख लेते हैं हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मया कॉलेज अजमेर में आ गए, जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। चलिए दोस्तों देख लीजिए। देखिए 1904 ईस्वी में हमारे जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, जयपुर के दरबार में खेतरी के नाबालिग राजा, और खेतरी जगह का नाम है दोस्तों। खेतरी के एक नाबालिग का अर्थ समझ लेना। देखिए नाबालिग का अर्थ होता है कि आप 21 साल की कम उम्र के हैं लड़का में, लड़की में 18 साल के कम उम्र की उम्र है, यही हो गया आपका नाबालिग, समझ गए ना। चलिए दोस्तों नाबालिग राजा यानी कि 21 से कम उम्र के होंगे वहां के राजा, खेतरी के राजा, याद रखिएगा। नाबालिग राजा जो हैं खेतरी के थे, और उन्हीं के अभिभावक का मतलब होता है माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, जो भी समझिए। अभिभावक मतलब माता पिता ही होता है, खास करके आप गुरु के भी तरह के होते हैं, क्योंकि अभिभावक गुरु को भी माना गया है। चलिए देखिए, तो वहां पे इन्होंने जयसिंह के अभिभावक बनकर गए, मतलब वहां के खेतरी के राजा जो थे जयसिंह, उनके अभिभावक यानी कि गुरु, जो भी बोलिए माता पिता के रूप में वहां पे गए रहे। चलिए आगे देख लीजिए। बनकर मया कॉलेज अजमेर में आ गए, वहीं पे मया कॉलेज एक जगह, मतलब कॉलेज का नाम है मयो, याद रखिएगा मयो कॉलेज में अजमेर में आ गए, वहीं पे आ गए अजमेर में। चलिए आगे देख लीजिए। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष थे। दोस्तों जयपुर भवन एक छात्रावास है, मानी छात्रावास मतलब हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल का हिंदी होता है छात्रावास। अगर ये भी नहीं समझे तो समझिए। देखिए जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह सब रहते हैं, मतलब अपने घर नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना पीना सोना बैठना तथा पढ़ना, तो यही हो गया आपका छात्रावास। चलिए देख लेते हैं। वहां पे अध्यक्ष मतलब कि टीचर के रूप में रहे, वहां पे अध्यक्ष यहाँ के रहे वहां पे। चलिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, 1916 ईस्वी में उन्होंने, है ना दोस्तों, तो संस्कृत के विभाग में उन्होंने अपना टीचर बन के रहे, शिक्षक बन के रहे, अध्यक्ष बन के रहे। चलिए आगे देखिए। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य और सिंह की पीठ प्रोफेसर। देखिए दोस्तों अंतिम दिन मतलब जब उसकी लास्ट ईयर चल रही थी, मतलब लास्ट कुछ अंतिम चरण यानी कि अंतिम साल बचे हुए थे अपने जिंदगी का, तो अंतिम दिनों में उन्होंने मालवीय के नियंत्रण बनारस विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस में जो है, वहाँ के प्राच्य विभाग के प्राचार्य मतलब होता है प्रिंसिपल का ही हिंदी होता है प्राचार्य, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों प्राचार्य, देखिए कोई स्कूल का जो पूरा स्कूल को जो संभाला जाता है, टीचर को जो कंट्रोल करते हैं तथा पढ़ाते भी हैं, और अपना एक रहता है, तो उसी को प्राचार्य कहा जाता है। आपके टीचर के ही रूप में होते हैं, ये 12th के बाद होता है, यानी कि 12th में 11 12 के कॉलेज में होता है प्राचार्य महोदय जी। चलिए आगे देखिए दोस्तों। मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। देखिए दोस्तों मनिंद्र चंद्र नंदी के पीठ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए दोस्तों संपादन इन्होंने क्या क्या किया, मतलब अपनी लाइफ में कुछ अपना संपादन भी किया। चलिए देख लीजिए। समालोचक पहला हो गया, दूसरा हो गया काशी नागरी, तीसरा हो गया प्रचारणी पत्रिका। चलिए ये हो गया आपका संपादन में पहला हो गया समालोचक, दूसरा हो गया काशी नागरी, तीसरा हो गया प्रचारणी पत्रिका। और दोस्तों देख लेते हैं रचनाएं, इन्होंने क्या क्या अपना जीवन में रचनाएं किए, अपना क्या क्या इन्होंने अपना रचना में अभिरुचि दिखाई। चलिए ये देख लेते हैं। कहानियां, देखिए दोस्तों कहानियां में कौन कौन ये कहानी अपना प्रकाशित किए। तो पहला हो गया सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किए थे। चलिए दूसरा देख लीजिए बुद्ध का कांटा, जो कि 1911 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किए। और उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये तीनों के ही लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रचार्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा ज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लिखिए। देखिए दोस्तों प्राचार्य विधा
इतिहास, पुरातत्व, इन सब पे इन्होंने, भाषा विज्ञान सब पे अपना निबंध लिखे। निबंध समझ रहे ना, ऐसे जो होता है इंग्लिश में उसको ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने अपने जैसे एक टॉपिक देते हैं उसके बारे में आप कैसे लिखते हैं, कितना अच्छा से लिखते हैं। तो उसी तरह का एक जैसे देखिए गाय, गाय पे आपको निबंध लिखना है, मतलब उसके बारे में लिखना है कि गाय का एक पालतू जानवर है। गाय, गौ माता हमारी जो है दूध देती है, गौ माता गोबर देती है, गौ माता के मलमूत्र दवा के रूप में काम आता है। इसी तरह दोस्तों इसे लिखा जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे देख लीजिए। कछुआ धर्म मोरिस मही कुठवाओं पुरानी हिंदी भारत भाषा डिंगल संस्कृत की टिपरारी वर्तमान प्रिय आदि पर प्रमुख निबंध, इन सब पे इन्होंने अपना निबंध लिखे। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज और खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृत पन आदि टिप्पणियों भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वासयान कामसूत्र, द लिटरेरी रिसर्च आदि निबंध लिखे। इन सब पे इन्होंने निबंध लिखे। देखिए दोस्तों ये सब उतना खास बात नहीं है, फिर भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सुन लीजिए। उतना ज़्यादा इसमें क्या एक्सप्लेन कीजिएगा, ये इन्होंने लिखे ये तो इतना तो समझ ही गए होंगे आप। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। देश प्रेम को मतलब देशभक्ति, देखिए देश प्रेम मतलब देश से जो प्यार करता है, वैसे सब करता है लेकिन कुछ ज़्यादा करता है, अपना कुछ ज़्यादा अभिरुचि अपनी कंट्री यानी कि देश के प्रति दिखाते हैं। तो यही सब हो गया आपको। तो देश प्रेम वो करते थे, तो इसी इन्हीं सब पे उन्होंने अपना कविता भी कुछ, अपना कोटेशन, अपना कविता वगैरह सब लिखे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अब तो एक्सप्लेन, चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। देखिए दोस्तों हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं 20वीं सदी के एक लेखक थे, जो कि प्रथम चरण में थे और हिंदी के थे, तो याद रखिएगा। और साहित्य एक प्रमुख लेखक थे साहित्य के रूप में, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा कौन सी सदी के लेखक थे। लेखक महोदय, देखिए दोस्तों हमारे जो लेखक महोदय चंद्रधर शर्मा जी हैं वो 20वीं सदी के, याद रखिएगा 20वीं सदी के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। पूर्ण तरीका से आप कोशिश करिएगा कि याद रखने का, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपको सुनाई तो देता होगा, चलिए सुनाई देता है, चलिए हो गया, बहुत काफी है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आगे हैं, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो अपने समय में संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे, मतलब कि बहुत ज्यादा जानते थे। विद्वान का अर्थ समझते हैं? विद्वान का अर्थ होता है कि उस विषय में आपको बहुत सारा नॉलेज हो, बहुत सारा ज्ञान हो, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं भाइयों। देखिए आगे हैं, प्राप्त इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका जो है ज्ञान अपने समय में अधान और तलस्पर्शी माना जाता था। देखिए उसके इतिहास, भाषा शास्त्र में उनके जो समय था, उनके जो अपना एक टाइम था, तो उस समय में उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दिए जाते थे। किस चीज़ में? इतिहास और भाषा शास्त्र में। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी के निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। वे हिंदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गुरु और विदग्ध हास, परिहास और व्यंग्य से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। देखिए दोस्तों वो अपने समय के जो है ना प्रतिभाशाली, मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब लेखक जो होता है ना, कहने का अर्थ है कि देखिए प्रतिभाशाली मतलब कोई चीज़ में प्रतिभाशाली, इसको दो भाग में दिया, प्रति प्लस प्रभावशाली। प्रति मतलब होता है कि सब चीज़ में, प्रति मतलब सब चीज़ यानी कि हर एक चीज़, तो उस सब चीज़ में वो अपना ही अलग ही प्रतिभा दिखाते थे, अपना एक अलग ही पहचान बना लेते थे। तो वही हो गया प्रतिभाशाली। और समर्थक मतलब होता है कोई चीज़ को आप अपना मंथन, अपना अलग ही से सपोर्ट कर रहे, तो उसको ही हो गया समर्थक, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्होंने उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए।
और उनकी कहानियाँ, विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। चलिए आगे देख लीजिए। उसके समय जो उसके अपने समय में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली, जैसे मैंने बोला, बहुत ही ज़्यादा अपना एक अलग ही इमेज बनाए हुए थे, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको आवाज़ अच्छा से चला, काफ़ी है। चलिए आवाज़ आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई लिखने वाला काम नहीं है इसमें, आपको बस सुनाई अच्छा से देना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। है और हिंदी कविता के विकास से इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों, उसका जो हिंदी कविता सब जो हुआ करता था, अपना जो लिखते थे, अपना जो भी वाणी देते थे, अमृत वाणी, तो दोस्तों उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा अच्छे, इस प्रकार से उसके कविता वगैरह सब रहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्राकृतिक और विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ को ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कार कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाले रचनात्मक घटना है। देखिए दोस्तों, उसके जो कहानियां और लिखा जा सका, देखिए उसके चमत्कार के रूप में था, मतलब आधुनिक जो अपना कथ्यों सब देते थे, अपना जो वाणी देते थे आधुनिक चीज के बारे में, तो एक मतलब अलग ही तरह के चमत्कार वगैरह सब लोगों को दिखाई पड़ता था। एक अलग ही तरह के लोगों में इमेज बना लिए थे अपना, ठीक ना। रचनात्मक घटना की तरह था, मतलब घटना सब जो देते थे तरोताजा रहा करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यह कहानी अपनी भाषा शैली शिल्प को लेकर आज भी उतना ही तरोताजा और रचनात्मक कौतूहल से लिखी है। देखिए दोस्तों, उसकी कहानी में भाषा शैली यानी कि इतनी अच्छा से एक्सप्लेन तथा भाषा दिया गया है कि आज भी लगता है कि वो तरोताजा, यानी कि बहुत ही देखिए कोई तरोताजा, मतलब आप कोई देखिए जैसे पेड़ में से आप फल निकालते हैं, तरोताजा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप 2 दिन रखिए वो बासी की तरह, मतलब बासी का अर्थ समझते हैं ना, आपको 2-4 दिन रखिएगा तो वो अच्छा नहीं लगने लगता है खाने में, वही हो गया, उसी तरह हो गया तरोताजा भी है, मतलब ताज़ा की तरह दिखाई देता है, फ्रेश दिखाई देता है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई, चलिए आगे हैं, तरोताजा हो रहा है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कौतूहल का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इतनी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। सच्चाई जो है इसके विपरीत है। इसका विषय वस्तु और कथ्य अति गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। देखिए सच्चाई जो है ना दोस्तों, कहने का अर्थ है इसका, मेरे मुख्य आपकी किताब महोदय जी का, कि देखिए विषय वस्तु के आधार पर जो है ना इसका गंभीर, महत्वपूर्ण और समय से आगे की बात इसमें कही गई, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करके, तथा आगे की बात भी बहुत अच्छे समय से आगे, यानी कि आप अभी जो होगा उससे आगे की कल्पना करके बताए थे बहुत ही अच्छे तरीका से। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानियाँ उसने कहा था उसका उनकी अमर रचना है। देखिए हमारे जो लेखक महोदय जी हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसके जो लिखे हुए हैं, उसने कहा था, देखिए ये जो है अमर की तरह हो गए, मतलब जो है ना दोस्तों, एक अमर मतलब समझते हैं ना कि कभी नहीं मिटने वाला। देखिए अमर का ही अर्थ होता है कि आप कभी नहीं मर सकते हैं। उसी तरह जो है ना, आप समझ लीजिए कभी मर रहे, मतलब कहानी कहने का अर्थ है कि कहानी कभी नहीं मर सकता है। कहानी बहुत ही अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, और क्या, बहुत ही अमर मतलब समझ रहे, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं मिटने वाला, कभी बहुत ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी दिखाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी क्या, क्वालिटी मतलब कोई फोन सब में दिखाया जाएगा, कोई चीज़ में, तो ये क्वालिटी, इसमें जो क्वालिटी का अर्थ हो गया दोस्तों आपको, कि इसमें जो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तथा समय से आगे की बात, मतलब बहुत अच्छी बात जो कही गई है, ये भी सटीक बैठता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं करना है, वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कलजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। देखिए प्रसिद्ध फिल्मकार जो हैं विमल राय जी, उन्होंने इस कहानी पे इसकी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी को जो है, तो इस पे अपना एक फिल्म भी तैयार कर लिया। सोचिए कितना अच्छा कहानी है। चलिए पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक ना, इसका पार्ट 2 में, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। इसके अनेक नाटक के रूपांतर हो चुके हैं।
शुद्ध प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति और उसका स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति इस कहानी का तथ्य है। कहानी अमृतसर की भीड़ बाजार से शुरू होती है। देखिए कहानी जो है ना अमृतसर की भीड़ बाजार से शुरू होती है। अमृतसर एक शहर यानी कि शहर का नाम है और क्या, तो उसके शहर से ही शुरू होती है इस कहानी की। उसने कहा था कि शुरुआत समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरह से पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस रेगुलर रहिए पढ़िए और कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे। जब 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की एक लड़की टोंगे के नीचे आ जाता है, यानी कि आ जाता है तो उसे बचाया जाता है। जो हमारे जो लहना सिंह है यानी कि एक लड़का जो था लहना सिंह नामक एक लड़का, एक बॉय जो समझिए क्या, तो उन्होंने उसको बचाया। तो आगे देखिए लड़का लड़की को पहले पहले पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। देखिए कुड़माई का जो अर्थ होता है दोस्तों मंगनी समझते हैं। देखिए कोई उसी तरह इन्वेंटमेंट, मंगनी उसे एक ही इन्वेंटमेंट की तरह मतलब समझ लेना। तो उतना ज़्यादा इस सब में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही उतना ज़्यादा समझदार हैं कि समझ जाते हैं, ठीक ना। कुड़माई का अर्थ हो गया मंगनी, मंगनी का अर्थ हो गया आपको जैसे कोई एक गाँव घर में उसे मतलब जो है ना कहा जाता है कि मतलब मंगनी हो गई, मतलब आपकी 50% शादी लगभग में हो जाती है, कहने का अर्थ है हो नहीं जाती है, हो ही जाती है आपका, समझ गए। चलिए उतना ज़्यादा इस समय समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए लड़की धत कहकर भाग जाती है और एक दिन धत कहकर भागे की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। देखिए एक दिन जो है ना लड़की बोलती है, धत का अर्थ होता है कि धतकार जी, मतलब उसको बोलती है धत धत हम धत करके चलेगी, मतलब समझ जाइए ना क्या आप लोग। इस सब में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इतना समझदार है कि समझ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक दिन धत कहकर चली गई और धत कहने की बजाय जो है ना वो बोल दी हाँ हो कल हो गई, मतलब उसकी बोली उन्होंने बोली हो गई है। देखिए आगे देख लेते हैं। देखते नहीं यह रेशम की फूलों वाले सालू लहना सिंह हत प्रभ रह जाता है और इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाभ पर जाते समय वह सूबेदार जो है हज़ारा सिंह के घर गया। फिर सूबेदार ने एक स्वतंत्र बोलकर कहा कि मेरे पति भेंट ख्याल आ गया। यह सूबेदार अमृत सिंह और लड़की लहना सिंह के सूबेदार। देखिए इसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, ठीक ना। अब कहानी के बारे में ही दिया हुआ है तो इस सब में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा कोटेशन है जो कि रामचंद्र शुक्ल महोदय जी ने लिखे हैं, तो चलिए एक छोटा सा कोटेशन सुन लीजिए। अब देखिए इस सब में जो है ना, अब इसके जो आगे था इसके आगे कहानी के बारे में दिया था। अब देखिए कहानी जो पढ़ लीजिएगा ना आप लोग, अब जो दूसरा वीडियो बना देंगे अपलोड कर देंगे, देखिए दिक्कत की बात नहीं, इसका पार्ट 2 आ जाएगा। तो उसमें होगा आपको उसने कहा था, इसमें चंदा शर्मा गुलेर जी के बारे में परिचय दिए, जो भी था मुझे जितना लगा कि इम्पोर्टेंट वगैरह सब है तो उतना ही मैंने आपके बुक से देने का प्रयास किया। तो आगे वीडियो में आपको इसका उसने कहा था पूरा ही एक्सप्लेन तथा स्टोरी पूरा सुन के जो भी लिखे हैं, देखिए स्टोरी तो नहीं कर सकते, कल बताएंगे क्या है नहीं है, तो पूरा ही अच्छा से एक्सप्लेन करके मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही इससे बेटर क्वालिटी से मिल सके, ठीक ना। बेटर क्वालिटी मतलब तो आप समझिए बेटर अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करके समझाने का मैं प्रयास करूंगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एक छोटा सा कोटेशन जाते जाते आप सबके लिए जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, चलिए देख लीजिए, क्योंकि आपके बुक के नीचे में दिया हुआ है तो देख लेते हैं। हेडलाइन में मतलब लाइन वगैरह सब में दिया, हाईलाइट कर दिया है, चलिए देख लेते हैं। उसने कहा था का पक्त यथावाद के बीच सुरुचि की चरय मर्यादा के भीतर भावुकता का चरण उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ सुपठित घटना इसकी ऐसी ही जैसे बराबर हुआ है, पर उसमें भीतर प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जा के साथ पुकार था और कराह नहीं रहा। और कहानी के भाव, कहानी का प्रेम, निर्लज्जा, प्रबलता, वेदनता के विपरीत नहीं है, सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आयात नहीं पहुंचा। इसकी घटना ही बोल रही है कि यात्रा बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी जो है
अपना एक कोटेशन दिया। देखिए दोस्तों जितना हो सका उतना देखिए, इस सब में परिचय सब में आपको मेन जन्म पूछा जाता है, इसकी शिक्षा वगैरह, इसका जन्म स्थान, इसके माता पिता का नाम, तो ये सब में जो भी इम्पोर्टेंट है वो शुरू में ही हो जाता है, उतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टोरी में आपको फुल एक्सप्लेन करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए दोस्तों परिचय में उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, देखिए क्योंकि देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कीजिएगा, कहाँ से आया कहाँ से, ये सब जानता है, और आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो इतना उससे बेटर हो जाता है। लेकिन मुझे जो भी लगता है इम्पोर्टेंट वो भी मैं कर देता हूँ, ठीक ना। तो देखिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, समय का सदुपयोग कीजिए, और क्या बोलेंगे, समय का सही डायरेक्शन में उपयोग कीजिए। समय एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आज जो चला जाता है समय वो दोबारा नहीं आता है, याद रखिएगा। अब आएगा तो आपका जीवन, देखिए ये मान के चलिए कि आप हर वक्त ये सोच के चलिए कि आज मेरा जीवन का एक लास्ट दिन है, इसे मुझे कैसे जीना चाहिए। मान के चलिए आप अगर मान के चलिए कि आपका अगर लास्ट दिन होता, मतलब अंतिम दिन होता, आपको पता होता कि हम आज कल मर जाते, तो आप कैसे जीते। हर वक्त यही सोच के मतलब जिए, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप कैसे जी। देखिए तब आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जी पाएंगे, मुझे जो जितना विश्वास है आप पे। तो देखिए हर वक्त ये सोचिए कि आज मेरा लास्ट दिन है, मतलब आप कल मैं नहीं रहूँगा दुनिया में। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, वैसे भगवान ना करे किसी को ठेस पहुँचे ये भाषा से, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं जितना चाहता हूँ कि जितना अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ उतना अच्छा से एक्सप्लेन। देखिए आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कृपया करके कमेंट में नहीं अपना ज्ञान दीजिएगा, ठीक ना। मतलब थूकना नहीं है, ज्ञान दीजिएगा, जो भी ज्ञान देने का हो, क्योंकि आपसे मैं सीखूंगा तभी ना आपको समझा पाऊंगा कितना बेटर से। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हर वक्त ये सोचिएगा कि आज मेरा लास्ट दिन है, अगर मेरा जीवन का लास्ट दिन होता तो कैसे जीते, तो आप ऑटोमेटिकली आप अच्छे तरीके से जीना सीख जाएंगे। और हर वक्त ये सोचिए कि बैड हैबिट रोज ना कुछ त्याग करना चाहिए। देखिए एक टैलेंट एक अलग चीज़ है, समझ रहे हो ना। टैलेंट आप में है तो आप कुछ भी कर सकते। देखिए जिसको जो चीज़ में टैलेंट होता है ना, वो बहुत ही चीज़ उस चीज़ का मानो बादशाह ही होता है, ठीक ना। तो टैलेंट जो जिसमें है वो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि आप समय का सदुपयोग कीजिए, कुछ भी करते हैं ना समय को एक अलग ही मान्यता दीजिए। समय का एक सारणी बना लीजिए और अच्छा से रहेगा सारणी। और समझ रहे हैं ना, इतना हिंदी वर्ड नहीं समझ पाएंगे, देखिए एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अनुसार आप चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। समय के अनुसार चलिए, समय आपके अनुसार नहीं चल सकता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इस सब में होता है कि आप प्रेशर बन जाता है आपको, कि दिमाग में प्रेशर बन जाता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखिए थोड़ा बहुत दिन ऐसा होता है सबके पास कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप जब मैनेज करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यही सब है, और संघर्ष कीजिए, सफलता आपकी कदम चुमेगी, मैं तो यही कामना करूँगा। और आपके माता पिता और आप कुशल रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे टेंस का वीडियो डालिए, तो टेंस का वीडियो मैंने एक डे 1 करके डाल दिया। अगर आपको पसंद आता है तो आप बोलिएगा, मैं और भी सारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आपको पसंद आएगा तो, ठीक ना। तो नहीं पसंद आएगा तो काहे बनाएंगे हम। देखिए जो चीज़ आपको पढ़ने में मन होता है उसके बारे में बोलिए, मैं बनाने का पूर्ण तरीका से प्रयास करूँगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाएगा। आप सपोर्ट कीजिए, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट। तो देखिए यही सब है, आपका छोटा भाई राजकुमार आज आपसे विदा लेता है। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ, एक नए मनोविचार के साथ, एक नई भावना के साथ, एक नए उत्साहपूर्ण के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही।